स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, इनहेरिटेंस मतलब वंशागति, वेरिएशन मतलब विभिन्नता। वेरिएशन विभिन्नता यानी वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। क्या वेरिएशंस है, क्या वंशागति है, किन चीजों का वंशागत होता है, इनहेरिटेंस होता है, इन सब की चीजों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे सीखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। इसे पूरा जेनेटिक्स कहा जाता है। कहते हैं इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन। क्या आपका ट्रांसफर हो रहा है, उसमें जो चेंज हो रहे हैं, ये दोनों मिलकर आपके बनाते हैं जेनेटिक्स। जो लोग जेनेटिक्स की वर्ड के यूज करते हैं, वेरिएशन मतलब विविधता, ठीक है, विविधता, भिन्नता, विविधता या इसे भिन्नता भी बोल सकते हो, जैसा जैसा आपको उचित लगे। या वंशागत यानी इनहेरिटेंस, वेरिएशन। इनहेरिटेंस मतलब अगर किसी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाओ, इनहेरिटेंस मतलब समझ लो पहले इनहेरिटेंस का वर्ड क्या होता है। इनहेरिटेंस। अब हम सीखते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में, डिफिनेशंस के बारे में। इनहेरिटेंस मतलब क्या? वंशागत। वंशागति मतलब आपके अंदर कुछ आनुवंशिक लक्षण होंगे। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? आनुवंशिक लक्षण ये होते हैं वो लक्षण, वो कैरेक्टर, वो गुण जो आपके माता पिता से आप में आए। समझिए, आपके पिता में जैसे कि बाल झड़ रहे हैं, जो होने वाला बच्चा है जनरली प्राय देखा जाता है उस बच्चे का भी बाल झड़ने लगता है ईयरली एज में ही। दूसरी बात, ऐसा भी देखा जाता है कि पिता की आंखें भूरी है, आने वाली बच्ची हो या बेटा हो, जो भी हो, उनमें प्राय देखा गया आंखें भूरी। तो ये जो कैरेक्टर थे, ये जो गुण थे, ये जो लक्षण थे, दैट इज आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण समझिए। आनुवंशिक लक्षण मतलब ऐसे लक्षण जो हमेशा, ऐसे लक्षण जो आपके पिता में हो, माता में हो, वो लक्षण आपके बच्चों में भी दिख जाए, दैट इज आनुवंशिक लक्षण। तो इनहेरिटेंस क्या था, वंशागत क्या कहता है कि आनुवंशिक लक्षण का यानी ऐसे जो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होना, ठीक है, वंशागत कहलाता है। यानी किसी कैरेक्टर का, समझो, किसी कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दैट इज वंशागत। आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दैट इज वंशागत। बस समझिए आप, आनुवंशिक लक्षण कहते किसे? इनहेरिटेंस। क्योंकि चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस। जब चैप्टर की मुझे फील नहीं होगी तो मैं चैप्टर में क्या एंट्री करूंगा? चैप्टर जाने से पहले जो चैप्टर की हेडिंग है उसे फील करो, चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, उसकी जो मेन फोकस है, उसके चैप्टर की जो चैप्टर का नाम उस पर फोकस करिए। तो इनहेरिटेंस आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो, दैट इज द इनहेरिटेंस। वंशागत सीधा सा एग्जांपल, डिफिनेशन। या ऐसा बोलो, वो सारे कैरेक्टर, वो सारे गुण जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं, दैट इज इनहेरिटेंस। ये भी आप परिभाषा में लिख सकते हो, कोई काटने का हिम्मत नहीं कर सकता, ठीक है। वेरिएशन कहता है अपने माता पिता से तुम बने हो, ओके, ये तो मानोगे। माता पिता से आपका जन्म हुआ, क्या आप माता पिता से 100% मैच करते हो? कोई कह दे, जुड़वा बच्चों की बात छोड़ दो, एक्सेप्शन है वो। यानी आप देखते हैं कि आप में बहुत सारे कैरेक्टर आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन सबसे मिलते हैं। कहते हैं कि जो बच्चों में कैरेक्टर होता है, किसी बच्चों में जो कैरेक्टर हो लगभग उसके 10 पीढ़ी तक मैच कर सकता है। ध्यान रखना, ये आपके नॉलेज के लिए बात है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा। कहते हैं कि जो आप में कैरेक्टर है ये आपके पिछले 10 पीढ़ी तक मैच कर सकता है। 10 पीढ़ी यानी दादा पर दादा पर दादा, मतलब 10 पीढ़ी तक। और जो जनरली जो प्राय हम देखते हैं, जो प्राय आपका एग्जाम्पल लिया जाता है, आपके नाना नानी हो गए,
ठीक है, नाना नानी, इनसे बनेगा मम्मी, मम्मी तीन से बने हैं। इधर दादा दादी, दादा दादी, दादा दादी से कौन बने हैं? पापा। और पापा मम्मी से बन के बने कौन है? हम। तो हमें जो कैरेक्टर आएगा, हमें जो गुण आएगा, वो किनका किनका हो सकता है? हमें जो कैरेक्टर आएगा मम्मी को होगा, पापा को होगा, नाना नानी को होगा, दादा दादी को होगा। इन सबके कैरेक्टर आ सकते हैं। मेजर कैरेक्टर का आपके अंदर मम्मी और पापा का होगा। ठीक, बस समझिए चीजों को, सीखिए। कहते हैं जो हमारे अंदर कैरेक्टर होगा, ये हमारे दादा दादी से कुछ ना कुछ मैच कर सकता है, करेगा, कर सकता नहीं, करेगा ही। कुछ ना कुछ कैरेक्टर, आप कुछ ना कुछ कैरेक्टर आपको दिखेंगे। आपके बाल हो सकते हैं, आपका चेहरा हो सकता है, आपका कान हो सकता है, आपका नाक हो सकता है, आपका आंखें हो सकती है, आंखें की भौं हो सकती है, उंगलियों का शेप हो सकता है, कुछ भी। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी से, इन सबसे मैच कर सकता है। यहाँ तो मैं था 10 पीढ़ी तक पीछे तक जाओगे, वहां पे मैच कर सकता है। ये आपका टोटल हुआ वेरिएशन और इनहेरिटेंस। यानी जो चीजें मैच की, जो आपके माता पिता दादा नानी से मैच की, दैट इज इनहेरिटेंस। और जो आप पे वेरिएशन आए, कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे ना, आपकी मामा मम्मी होंगे ना, आपके पापा में होंगे, जब आपके नाना नानी में, आपके दादा दादी में, वो सारे कैरेक्टर जो आपके मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी इन सब में ना हो, सिर्फ आप में हो, दैट इज वेरिएशन। जो कैरेक्टर आपके मम्मी पापा या आपके पिछले जो पूर्वज है उनसे मिल जाए, ठीक है, तो आप वो इनहेरिटेंस हो गया, क्योंकि आपको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ वो कैरेक्टर। नहीं लगा, आपके पूर्वजों से, मानी आपके मम्मी पापा दादा दादी नाना इनसे प्राप्त हुआ कैरेक्टर, दैट इज इनहेरिटेंस। अनुवांशिक लक्षण है आपका, वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आपको मिल रहा है, दैट इज अनुवांशिक लक्षण। और जो जो लक्षण आप में सिर्फ है, दैट इज वेरिएशन, वो है आपका वेरिएशन। इन वर्ड में मैं आपको फोकस न कर रहा हूँ कि आपको चीजें इनिशियल में, ध्यान में, बायोलॉजी सीखने के लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है, आप बड़ी बड़ी चीजों को हिला देंगे। क्या? बेस क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ कुछ भी हो, बेस क्लियर रखिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको सब क्लियर होगा। बेस क्लियर करने की कोशिश करिए हर चीजों में, कोई भी चीज हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मेजर ध्यान रखिएगा। मेजर मतलब मेजर ध्यान। अगर बेस आपका बेस क्लियर नहीं, आप कोई चीज सीख नहीं सकते हैं। ठीक, बेस क्लियर करने की सोचिए। अब कहते हैं आगे सीखिए। कहते हैं कि जो कुत्ता है वो कुत्ते को ही जन्म देता है, बिल्ली को कहीं नहीं दिया। आम का पेड़ को ही जन्म देता है, करौदे का पेड़ का कहीं जन्म नहीं दिया। नींबू का प्लांट है, नींबू का ही फल देता है, कहीं उसमें केला नहीं लगता। आदमी आदमी की तरह बच्चे पैदा करता है, वो जानवरों की तरह बच्चे क्यों नहीं पैदा करता है? क्या है? आनुवंशिक लक्षण है। इन सब का रीजन क्या है? भाई आप अपने ही फैमिली से क्यों बिलोंग करते हैं? ये सब रीजन है आनुवंशिक लक्षणों का ही। मैंने कहा ना, मैंने कहा है ना, आप अपने ही फैमिली से बिलोंग क्यों करते हैं? मम्मी पापा के जैसे ही क्यों दिखते हैं? हाँ, माना कि चेहरे में थोड़ा अंतर आया, आंखों में अंतर आया, बालों में अंतर आया, ये सब वेरिएशंस है, ये सब वेरिएशंस है, हल्का फुल्का वेरिएशन। अच्छा, वेरिएशन आता क्यों है? मैंने बताया था आपको, वेरिएशन आता क्यों? सोचिए, बताइए। मेरे को बताया था। आइए बात करते हैं वेरिएशन आया क्यों। वेरिएशन आया क्यों? क्वेश्चन मार्क। आपने पढ़ा मियोसिस डिवीजन, इसलिए मैंने मियोसिस की बात करी, इसीलिए मैंने मियोसिस माइटोसिस सबको को पढ़ाया। और ना पढ़ा हो, जेनेटिक्स में हाथ मत लगाना, बता दे रहा हूँ। जेनेटिक्स का एक भी लेक्चर मत देखना बिना 11th एनसीईआरटी सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़े, कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, माना इनिशियल में आपको कुछ समझ आएगा, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आने लगेगा ना, तो उसका मेंडल्सला का, फिर घुस जाओगे बेटा। इसलिए कह रहे हैं कि पहले मियोसिस माइटोसिस जाके पढ़ लो। तो मियोसिस मियोसिस में आपने पढ़ा होगा, मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट में भी पढ़ा होगा। डिप्लोटीन स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट पाओ जाओ, प्रोफेज प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में भी आपने पढ़ा होगा डिप्लोटीन
या पैकेटिन। PSHY सॉरी जो डिप्लोटिन पैकेटिन है, मैं कहा था डिप्लोटिन में भी क्रॉसिंग ओवर चांसेस है, पैकेटिन में भी होता है। जो आपकी बुक मानती है वो मानती है डिप्लोटिन क्रॉसिंग ओवर हुआ। जो सीबीएसई बुक है वो मानती है कि जो क्रॉसिंग ओवर हुआ वो पैकेटिन स्टेज में। तो अपने अनुसार आपका बुक है, आप इसको मानोगे, जब आप नीट की प्रिपरेशन करोगे तो इसको मानोगे। ध्यान रखना, नीट प्रिपरेशन में आपको पैकेटिन मानना पड़ेगा, अभी आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपको डिप्लोटिन मानना पड़ेगा। इसमें हुआ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको कुछ बताया था, क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल का चेंज होता है। जेनेटिक मटेरियल का चेंज हुआ है, मम्मी पापा के जो कोशिकाएं थे सेक्स वाले, मतलब ओवम और स्पर्म का जो फॉर्मेशन करते हैं, उन सेलों में अपन क्रॉसिंग ओवर हुआ। दो आपके क्रोमोसोम थे, उसके थोड़े थोड़े हिस्से में आपके कुछ ना कुछ चेंज हुआ। अब ये बताओ, अगर क्रोमोसोम चेंज हुआ, क्रोमोसोम पे होते हैं जीन, जीन में होते हैं कैरेक्टर, जीन चेंज कैरेक्टर चेंज, गुड चेंज। अगर आपके कैरेक्टर चेंज हो गए, यानी अब जो आप में क्रोमोसोम गया, अब वो क्रोमोसोम मम्मी पापा में दोनों में से हुआ, दोनों में क्रॉसिंग ओवर हुआ, दोनों में जो कुछ क्रोमोसोम, कोई एक क्रोमोसोम आया होगी, सॉरी कोई एक सेल्स आया होगी जिसमें 23 पेयर क्रोमोसोम सब में होने हैं, पेयर 23, सॉरी 23 पेयर है, सॉरी केवल 23, माफ करना, सिर्फ 23, क्योंकि मियोसिस में जो क्रोमोसोम संख्या होती है हाफ हो जाती है, 23 पेयर्स से या 46 से 23 हो जाती है। ठीक, तो 23 माता से 23 पेयर से क्रोमोसोम आया, नहीं एक सेल के अंदर होंगे, दोनों सेल फ्यूज किए, 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर हो गए। अच्छा, जो मम्मी में आया उसमें भी क्रॉसिंग हुआ, जो पापा में आया उसमें भी क्रॉसिंग हुआ। अब जो मम्मी पापा में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वहां आपके जो कैरेक्टर होते हैं मम्मी पापा से भी थोड़ा डिफर कर जाते हैं, क्योंकि वहां भी क्रॉसिंग ओवर से ही वेरिएशन आता है। अगर पूछा जाए वेरिएशन का मेन कारण, वेरिएशन का मेन कारण, आप पहला आंसर लगाएंगे, वेरिएशन का मेन कारण क्रॉसिंग ओवर। अगर वेरिएशन का क्रॉसिंग ओवर ना हो तो मियोसिस दिया हो तो मियोसिस भी लगा देना, ठीक है, क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग होता, मियोसिस दिया हो क्रॉसिंग ओवर दोनों मार देना, कोई एक दिया होगा ऑप्शन में। दूसरा म्यूटेशन, म्यूटेशन म्यूटेशन अगर हुआ तो वेरिएशन आता है, म्यूटेशन थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, ये आप पढ़ो, बाद पढ़ोगे। तो वेरिएशन को आप हल्के मत लीजिएगा, ठीक है। मैंने बताया ना, जो आपके लोग, आपकी पीढ़ी के लोग आपसे मैच करते हैं वो इनहेरिटेंस की वजह से मैच किए, जो हल्का सा चेंज आया वेरिएशन की चेंज आया, वेरिएशन, ठीक है। कहते हैं जो वेरिएशन आया म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, म्यूटेशन क्रॉसिंग ओवर, और हल्का फुल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का आपका एनवायरमेंटल इफेक्ट डालता है, कहीं कहीं ज्यादा भी डाल सकता है। देखिए टेम्परेचर था, टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस, गर्मी में जाता है मैक्सिमम 40, कितना आता है 40, 45, 46, इससे ज्यादा नहीं जाता। भसड़ गर्मी पड़ने लगी आपके इलाके में, भसड़ मतलब 55 पहुंच गया, 55 डिग्री सेल्सियस। पता है अगर जिस दिन 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपने यहाँ पहुंच गया, जितने भी गोरे लोग हैं सबको कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर होना फिक्स है, और जो बचेंगे वो काले लोग होंगे, क्योंकि काले लोगों में टेम्परेचर का इफेक्ट, सनलाइट का इफेक्ट कम पड़ता है, यूवी रो को कम एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जो गोरे लोग यूवी रेज को एब्जॉर्ब करके पक्का उसमें कैंसर होना है। यानी इन्वायरमेंट में देखो टेम्परेचर बदला, यानी सॉरी सनलाइट ज्यादा हुआ, टेम्परेचर बदला, सनलाइट ज्यादा हुआ, 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बदला, बॉडी में जितने भी गोरे लोग हो स्किन कैंसर होने से उनकी डेथ हो जाएगी, जितने भी काले लोग हैं वो सर्वाइव करेंगे। नेचर भी कहता है कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब वातावरणीय फैक्टर, वातावरण मतलब लाइट और वाटर हो गए, आपके एयर्स हो गए, यानी हवा पानी, ये सब वेरिएशन लाते हैं। तो वेरिएशन तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर। आगे लिखते हैं हम, तो थर्ड पॉइंट अपना वेरिएशन
वातावरण था, जैसे पालन पोषण, आपका पालन पोषण डिपेंड नहीं करता। आपके आसपास कुछ बच्चे होंगे साले बड़े दुष्ट होंगे। दुष्ट क्यों है? क्योंकि उनका पालन पोषण उसी तरह से उनकी माता पिता ने, उनके दादा दादी ने इसमें ध्यान नहीं दिया, उनसे उनको वो माहौल में नहीं रखा जहाँ से वो एक अच्छे व्यक्ति की तरह उनको संस्कार दिए जाए। तो वातावरण में पालन पोषण डिपेंड किया। और जलवायु बताया, वाटर लेवल कम होने लगा, आपको वाटर बचाना पड़ेगा। वाटर जो यूज करेंगे वो सर्वाइव करेंगे, अदर डेथ भी हो सकती है, पानी की जितनी कमी होगी। जो भाई पानी कहीं से, जो गरीब होंगे वो तो पानी कहाँ से खरीदेंगे, जो अमीर होंगे पानी कहीं से कहीं खरीद लाएंगे, तो मतलब वो सर्वाइव कर जाएंगे। जो गरीब व्यक्ति होंगे उनके डेथ होने की चांसेस ज़्यादा हो सकती है। तो जलवायु बहुत मेजर कारण हो सकता है। शिक्षा, एजुकेशन लेवल देखो, पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल है ही नहीं। पाकिस्तान वाले साले क्या करते हैं, ये तो अपने अस्त्र बिजी हैं, युद्ध करने में हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन इंडिया में देखो एजुकेशन लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अमेरिका में जाओ एजुकेशन लेवल हाई है, जापान में एजुकेशन लेवल बहुत ही हाई है। तो जापान इतना छोटा देश होकर इंडिया से ज़्यादा विकास कर रहा है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन लेवल बहुत तगड़ा है। हमारे यहाँ राजनीति होती है, एजुकेशन से ज़्यादा राजनीति है। काहे कुछ होगा, देश में विकास क्यों होगा? अगर जहाँ राजनीति हुई वहाँ देश का विकास हो जाता है। तो एजुकेशन लेवल मायने रखता है, एजुकेशन लेवल बहुत ही मायने रखता है कि आपके विकास में। लाइट टेम्परेचर, लाइट का मैंने बताया, अब स्किन कैंसर हो सकता है, गोरे लोग मर जाएंगे, बचेंगे क्या, काले लोग वही सर्वाइव करेंगे। टेम्परेचर, जब लाइट बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, अब देखो टेम्परेचर का मेन इफेक्ट। आपने बायोमॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ा है, 11th एनसीईआरटी पढ़ा है, सॉरी 11th एनसीईआरटी बायोमॉलिक्यूल आप पढ़ लो। 11th में बायोमॉलिक्यूल आपने पढ़ा है तो एंजाइम सारे चीज पढ़े होंगे। मैं बताता हूँ, बस सुनते जाइए, बड़ा मजा आएगा। जो आपका टेम्परेचर होता है, जब बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, यानी जो टेम्परेचर होता है वो आपके बॉडी के अंदर रिएक्शंस लाने के लिए जिम्मेदार होता है। कैसे? जैसे आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शंस, कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन कहने मतलब जो बायोलॉजी से रिलेटेड रिएक्शंस होंगे उसे बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो आपके बॉडी में कुछ भी बनना हो उसके लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। ध्यान रखना, ये आपका बायोमॉलिक्यूल्स का रिएक्शन है। बायोमॉलिक्यूल हमने पढ़ा होगा, जितनी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रिएक्शन होती हैं सबको चलाने के लिए एंजाइम जिम्मेदार होता है। एंजाइम जिम्मेदार होता है। ध्यान रखना, अपनी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, सब की सब के लिए एंजाइम रिएक्शंस होती है। ऐसे एंजाइम ना हो तो रिएक्शन तब भी होती है, बहुत स्लो होती है, बहुत ही स्लो। पता है, जो एंजाइम होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, आपका एक टॉपिक होगा एंजाइम का टॉपिक है, उसमें आप जाकर देखोगे, आपका बायोमॉलिक्यूल्स में ही वो है। उसमें कहता है कि एक रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज बना देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और रिएक्शंस 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनाता था जब एंजाइम का यूज नहीं होता था। 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनाता था जब एंजाइम नहीं यूज। जब उसमें एंजाइम यूज किया गया, पता है कितना बनते थे? तब उसमें 6 लाख पर सेकेंड मॉलिक्यूल बने। रिएक्शंस 10 मिलियन टाइम्स बढ़ गई थी। यानी जब आप रिएक्शन में एंजाइम का यूज नहीं कर रहे थे 200 मॉलिक्यूल पर सेकेंड बन रहे थे। जब हमने एंजाइम्स का यूज किया तो उसमें आपके 6 मिलियन या 6 लाख पर सेकेंड, जब एंजाइम का हमने यूज नहीं किया था, कि यूज नहीं हुई, तब उसमें 200
मॉलिक्यूल पर हावर बन रहे थे, घंटे में, ठीक है, घंटे में। जब एंजाइम का यूज हुआ तब पता है 6 लाख पर सेकेंड, हावर नहीं, सेकेंड में बनने लगे थे। अब सोच ले एंजाइम की एक्टिविटी कितनी ज्यादा होती है। अब पता है जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी आपके एंजाइम होते हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जितनी भी एंजाइम है वो प्रॉपर किसी टेम्परेचर भी वर्क करती हैं, किसी टेम्परेचर पर वर्क करती हैं। यानी वो अपना बेस्ट फंक्शन तभी दिखा पाएंगे कि जब उन्हें पार्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा। देखो जैसे हमारी बॉडी है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस माना गया है, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होंगे बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। अगर 37 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, 0.5 ही ज़्यादा होगा, एंजाइम रिएक्शन काम करना थोड़ा कम कर देंगे, तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम हो जाएंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस चल रहे हैं सबको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। ये सब बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा गया था, ठीक है। बस याद ध्यान रखना, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस है दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जितने भी रिएक्शंस हैं, जितनी बॉडी में हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस वर्क करें, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ या ज़्यादा हुआ, दोनों कंडीशन में ध्यान, ज़्यादा हुआ या कम हुआ, दोनों कंडीशन में हमारी बॉडी की एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाती। एंजाइम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो रिएक्शन ठीक से नहीं होगा, रिएक्शन ठीक से होगा, हमारी बॉडी ठीक से वर्क यानी कोई काम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो टेम्परेचर का बहुत ही इफेक्ट होगा, ध्यान रखना। यानी इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टेम्परेचर इफेक्ट डालता है वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता है। क्योंकि टेम्परेचर एंजाइम से रिलेटेड है, एंजाइम के लिए टेम्परेचर फिक्स है, अच्छा टेम्परेचर है जिस पे अच्छा वर्क करेगा, तो अच्छा वर्क करेगा तो रिएक्शंस भी अच्छी चलेंगी। तो रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, क्योंकि रिएक्शन जो होती है एंजाइम में डिपेंड करती है, एंजाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब आप बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में, थोड़ा और आगे चलते हैं, डिफिनेशन ऑफ आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के बारे में, फिर से आगे चलते हैं। जेनेटिक्स मतलब जानने या आनुवांशिकी, आनुवांशिक नहीं, आनुवांशिकीय। आनुवांशिक आपके लक्षण होते हैं, वो आपके जो प्रोसेस होती है वंशागत वेरिएशन दोनों मिलकर आपके आनुवांशिकी पढ़ाते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के बारे में बताते हैं आपको। अब जो जेनेटिक्स की परिभाषा है, डिफिनेशन कहता है जीव विज्ञान की वह शाखा। देखो मैंने आपको इस परिभाषा इसलिए लिखा क्योंकि ये जो आनुवांशिकी है, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इसकी 80% है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। या आनुवांशिकी या आपके विभिन्नता, इन सब में आपके भिन्नताएं पूछ सकता है, ठीक है, अंतर पूछ सकता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको इसको जैसे आपके बुक पर भाषा लिखी गई है वैसे ही लिखने की कोशिश की है, ताकि आप एग्जाम में ऐसे ही जाकर लिख सको। तो कहते हैं ये आपको याद करनी है कि ये जीव विज्ञान की वह शाखा, इसको आपको याद करनी है, कौन दिमाग लगा के खुद ही आप सोच सकते हो। क्या पढ़ना है? अनुवांशिक जेनेटिक्स। किसके अंदर पढ़ना है? जीव विज्ञान के अंदर। ये क्या है? एक आपस में एक टॉपिक्स है, तो ये कथन है, तो एक शाखा कह सकते हो। शाखा बहुत गजब का वर्ड है, शाखा। आनुवांशिक अपने आप में भाई साहब, जेनेटिक्स अपने आप में एक अलग ही सब्जेक्ट ही है। तो एक शाखा कहने की बात तो छोटी बात हो गई। कह था जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीव यानी सेम स्पीसीज आपने पढ़ा होगा 11th एनसीईआरटी में। जब आप 11th एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है कि कैसे सबसे बड़े जीवों का डिफरेंशिएशन हो गया। एनिमल किंगडम में शायद दिया गया है आपके किंगडम, फाइलम्स, ठीक है, क्लास, ऑर्डर्स, जेनस, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। क्लास ऑर्डर के बाद फैमिली, देन जेनस, देन स्पीसीज। स्पीसीज आपकी शॉर्टेस्ट यूनिट, तो सबसे नीचे वाली यूनिट होती है जिसमें मैक्सिमम कैरेक्टर आपके मैच कराते हैं।
जो आपके मेन डिफरेंस कैरेक्टर होते हैं वो स्पीसीज मैच करते हैं। तो आपके सेम स्पीसीज होने मतलब वो सेम जैसे दिखेंगे, बस उनमें थोड़ा डिफरेंस होगा। कुत्ता कुत्ता की तरफ होगा, बिल्ली बिल्ली की तरफ होगी, आदमी आदमी की तरफ होंगे। ये समानताएं हैं परस्पर संबंधित जो आप संबंध क्रिएट करती हैं। हाँ, एक कुत्ता ही है, आप देखते हो कुत्ते को कुत्ते बोल देते हो, आम का पेड़ देखते हो आम का पेड़ देखते हो, क्योंकि उसमें आम का पेड़ में आप देखते हो आम पेड़ कैसा होता है, उसका फल ऐसा ही लगता है, उसकी पत्तियां ऐसी होती हैं, कुत्ते ऐसे ही होते हैं। आपको प्रॉपर वो चीज आप एक बार देख चुकी हैं। आप जब देखोगे आप कुत्ता वैसे ही होगा, बस थोड़ा उसमें डिफरेंस हो जाएगा, थोड़ी उसकी स्पीसीज अलग हो जाएगी, फैमिली तो सेम ही होनी है। तो आपने देखा क्या, तो आपको जो सिमिलरिटी दिखाई दे रही है ये आपस संबंध आपको इकट्ठा करते हैं, उसमें कोई ना कोई संबंध दिखाती हैं। तो क्या था, जीव विज्ञान की वह शाखा जो आपके परस्पर सजाती मतलब एक समान जैसे हो, एक परस्पर संबंधित जो दूसरे में आप संबंध क्रिएट कर रहे हो। जीव की अनुवांशिक समानताओं, अनुवांशिक समानता मैंने बताया वे कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। तो अनुवांशिक समानताएं एवं विभिन्नताएं, अनुवांशिक समानताएं आपको ना दिमाग में हो, बस ऐसा लिख देना कि जियो की यानी संबंधित जियो की सेम कैरेक्टर या उनमें जो विभिन्नता है, यानी विभिन्नता क्या वेरिएशन सभी मैंने बताया था, वेरिएशन का तथा अनुवांशिकता का अध्ययन कर सके। अनुवांशिकता मतलब इनहेरिटेंस जो कैरेक्टर में ट्रांसफर रहते हैं, ये सब चीजें ज्ञात करना क्या आनुवंशिक या जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स मैंने बताया आपको पहले ही, इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन दैट इज जेनेटिक्स। आपको कुछ ना पता हो बस ये याद रखना, इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन। आपको कुछ ना पता हो, इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन याद हो, मैं बताता हूँ परिभाषा कैसे बनाया जाता है। आप ध्यान रखना, ये इतने कहना है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस मतलब अनुवांशिक लक्षणों तथा उनमें होने वाले विभिन्नताओं का अध्ययन कर सके, दैट इज जेनेटिक्स। सिंपल लैंग्वेज में लिखना, एक भी नंबर कटेगा नहीं, ध्यान रखना। ये आपको बुक की लैंग्वेज लिखना है, इस लिखना जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सामाजिक सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की अनुवांशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन कर सके तथा अनुवांशिकता का अध्ययन कर सके, दैट इज आनुवांशिकी। आनुवांशिकी अपने आप में एक कैरेक्टर है, या जेनेटिक्स जिसे अनुवांशिक क्या आते हैं, जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक अनुवांशिक एक मेजर कैरेक्टर, तो उसके बीच आपको वेरिएशन और इनहेरिटेंस आते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और साथ में जो आपकी इस समय की जेनेटिक्स की नींव किसने रखी, साथ में उसकी बात करते हैं जो जेनेटिक्स की जिन्होंने शुरुआत की। अब 1900 में क्या हुआ, 34 साल बाद 3 साइंटिस्ट थे। देखो ये जो तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेंडल की जो रूल थे, जितने भी रूल्स थे, मेंडल को उसने रूल ने ध्यान नहीं दिया, जबकि उनकी बुक में भी छपी थी। तो आगे हम ध्यान देते हैं क्या हुआ 19वीं सदी में, 20वीं सदी मतलब 1900 से 2000। अगर को इसमें क्या कौन सी सदी चल रही है पता है, 21वीं सदी चल रही है, क्योंकि 2020 हम एंट्री किसमें की, 21वीं में एंट्री की है ना। ऐसा समझो आपने मैच देखा होगा, उसमें जब बॉलिंग करते हैं, अगर 11वां ओवर चलता है, जैसे 11वें के ऊपर तीसरी गेंद है, तो क्या लिखते हैं 10 प्लस 10.3, यानी 10 ओवर बीच के 11वें ओवर के 3 गेंद, उसे 10.3 बोलते हैं। अच्छा 50वें ओवर 50वें ओवर को क्या कहते हैं 49 पॉइंट, तीसरा गेंद है चौथा गेंद है 49.3, यानी 50वें ओवर 3 गेंद, 50वां ओवर है लेकिन 49.3 लेते हैं। इसी प्रकार 21वीं सदी है, लेकिन 2020 2021 2022 हम एंट्री तो 21वीं सदी में की है, 2099 से पूरा हो जाएगा, 21वीं सदी खत्म, 22वीं सदी शुरू हो जाएगी, 22वां ओवर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो 19वीं सदी मतलब यानी 1800 से 1899 के बीच में। तो 19वीं सदी के मध्य में 1856 से 1863 के बीच में ये मेंडल ने वर्क किया था। ये मेंडल का काम था, मेंडल का कार्य 1856 से 1863 7 वर्ष तक इन्होंने वर्क किया था। ये तो बात बताएंगे हम। एक्सपेरिमेंट किससे किया था, पाइथन टाइम मटर प्लांट पे, बस इतना मैं ध्यान रखना, अभी बाद में इसके बारे में सीखेंगे। तो क्या हो, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन अब पूरी जेनेटिक्स में सिर्फ मेंडल करेंगे, तो शार्ट फॉर्म, इतना बड़ा फॉर्म लिखेंगे टाइम वेस्ट है। मेंडल आपको पूरा पता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल नाम वर्क के लिए, ठीक है। मेंडल इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में, ऑस्ट्रिया में पैदा हुए, ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां पैदा हुए थे। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल तो बड़ा सन किया, उन्होंने क्या किया, पाइथन टाइप में वर्क किया था।
अभी हम इतना मेंडल के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, अगले लेक्चर में मेंडल के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, उसके बाद उनके रोल भी पढ़ना है उसमें, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना 1865 में क्या किया मेंडल ने, कुछ रूल बनाए थे, कुछ रूल बनाए थे, बस याद रखना। कौन सा रूल है मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी ध्यान रखना 1865 में मेंडल ने कुछ रूल बनाए, वंशगत, वो रूल क्या थे, वंशगत पर थे, वंशगत यानी इनहेरिटेंस पे थे, चीज़ों का कैरेक्टर कैसे पास होता है, ये सब आगे बात करेंगे। तो अभी बस इतना ध्यान रखनी है, मेंडल ने वंशगत के मूल नियम, कुछ नियम बनाए थे, नियम कुछ बनिए, अभी तो ध्यान रखना कुछ नियम बनाए थे, ठीक है, जो अनुवांशिकी, आधुनिक अनुवांशिकी यानी इस समय का जो अनुवांशिकी है उसका नींव इन्होंने रखा था। यानी जब इन्होंने स्टार्ट किया था 1865 में, 1856 63 के बीच में एक्सपेरिमेंट किया था, उस बीच में इन्होंने उसकी नींव, आज की जो जेनेटिक्स नींव है, इसकी नींव उन्होंने उस समय रख दी थी, क्योंकि इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट उस समय की, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जो जेनेटिक्स उभर के आया है वो उन्हीं के देन है, तो उन्हें कहा भी जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है मेंडल को। अभी आप मेंडल लिखिए, बाद में आपको आगे चल के मिलेगा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मेंडल को नहीं बल्कि बेटसन को कहा जाता है। आपकी बुक जो लगती है आपको बस वही पढ़ना है, ठीक है। मेंडल ने क्या किया, मॉडर्न जेनेटिक्स, जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है मेंडल को, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स एक्चुअली बोला जाता है बेटसन को। लेकिन आपके बुक में जो है, बुक में ही पढ़ो, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगी, ज़्यादा भागने की कोशिश मत करना। तो कुछ नियम आए, उसके बाद मेंडल को इस नियम के बेस पर आधुनिक नियम, आधुनिक आनुवंशिकी जो नींव है इन्हीं वजह से पड़ी, तो इसलिए इनको मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा गया मेंडल को। अच्छा, जो टर्म जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का जो टर्म है उन्होंने बेटसन द्वारा दिया गया था। बेटसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म का यूज किया, मेंडल ने उसमें जेनेटिक्स वेनेटिक्स कुछ नहीं कहा था। मेंडल ने कुछ रोल दिया था अनुवांशिक लक्षणों का, बस वो यही जानो, जेनेटिक्स वेनेटिक्स का टर्म बाद में आया है, बेटसन ने दिया था बाद में, अनुवांशिक नाम दिया बेटसन ने। 1866 में क्या हुआ जो मेंडल का वर्क था 1865 में उन्होंने पब्लिश कर दिया था। देखो 1865 में उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था, लोगों पर रखा था राय, लेकिन जो उस समय के साइंटिस्ट उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इनको लगा तो फर्जी का चीज बोल रहा है। आगे आगे पढ़ेंगे इनकी चीजें क्यों लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कई कारण थे, उस समय आपके जो सोशल मीडिया ये सारी चीजें नहीं थी, और उसने मेडिसिन जो वर्क किया था वो मैथ का टर्म यूज किया था, साइंटिस्ट पगला गए, बौखला गए, ठीक है। तो मेंडल ने 1866 में जो अपनी बुक, एक बुक मतलब वहाँ की जो पत्रिका थी, ये ब्रूना, ब्रूना सिटी से थे ना, जो आपके ऑस्ट्रिया में एक ब्रूना सिटी करके थी, वहाँ पे पैदा हुए थे, ठीक है। वहाँ पर जो बुक थी एनुअल प्रिसीडिंग ऑफ द नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूना, इसमें उनकी ये जो उनकी वर्क्स है उसमें छपी, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो उसके बाद इस पर बंद कर दिया गया। जब लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कौन इसकी बातें उठाएगी, लोगों ने सोचा ये फर्जी का साला बोल रहा है, क्योंकि उसमें मैंने इतना एडवांस, इतनी एडवांस बात करके गया था, किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा, तो उस लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर फाइनली 1900 में 34 वर्ष बाद, 65 में उन्होंने वर्क किया था, 34 वर्ष बाद 3 साइंटिस्ट आए, कॉल कैलेंस, ये जर्मनी का था, इन्होंने मेज प्लांट पे वर्क किया था, ध्यान रखना ये, और ह्यूगो डेविड हॉलैंड का था, इवनिंग प्राइम रोज पे वर्क किया था। एरिक वॉन टीशमार्क, देखो टीशमार्क लेकिन यहाँ पर साइलेंट है, दैट इज शेरमार्क, शेरमैक, लेकिन आपको याद करना है, तो यार बायोलॉजी में याद कुछ चीज़ याद करनी है, कोई आपसे पूछे कि नहीं इसकी एक्चुअल स्पेलिंग था, कुछ चीज़ें याद करके एग्जाम में लिखना है, तो आप 30 मार्क याद रख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली क्या है, शेरमैक, ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुआ था, इसने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे वर्क किया था, कोई एक फिक्स प्लांट नहीं था। लेकिन ध्यान रखना जिन तीनों साइंटिस्ट थे, ये जर्मनी के थे, ये हॉलैंड के, ऑस्ट्रिया, तीनों 3 देश से, और उनका ये वर्क भी अलग अलग था, एक साथ मिलकर वर्क नहीं किया हम थे, ध्यान रखना। इन्होंने जो वर्क किया था वो अलग अलग इंडिविजुअली किया था, लेकिन जब इन्होंने 1920 साथ में इन्होंने अपनी बुक को, किस्मत देखो कि एक साथ इन्होंने सामने अपनी बुक रखी, तो समय कहा गया, जो देखा गया कि यार तुम लोगों की जो कॉन्सेप्ट है सेम है। बाद में जब पढ़ा गया इनके रोल, तो ये पता लगा नहीं यार, मेंडल नाम का कोई व्यक्ति था और 1865 में उन्होंने ऐसा कोई तरीका दिया था। जब मेंडल की बुक खोजी गई, कहाँ उन्होंने जो लिखा था, बुक को आपने देखा था 1866 में कोई पब्लिश किया गया था इनकी बुक को, तो उन्होंने देखा गया यार मेंडल भी ने ऐसे कोई रोल लिखा था, तब जो श्रेय था, तब जाके मेंडल को इसका श्रेय मिला था कि उन्होंने जो उस समय खोज की थी, बहुत ही लाजवाब, मतलब मेंडल भाई जीनियस व्यक्ति था, जीनियस महान व्यक्ति था।
एरिक वॉन सैरमैक, एस्ट्रिया, हॉलैंड, ये सब थे। आपको याद करने के लिए मैं बताता हूँ ट्रिक। कॉल कॉरेंस, कॉल कॉरेंस ये कहा था जर्मनी का। जर्मनी में कैसे होते हैं मजे, लोग बड़ा मजा करते हैं क्योंकि बहुत एजुकेटेड है, एजुकेटेड लोग हैं तो मजा करते हैं। तो जर्मनी, जर्मनी मजे वाला देश है तो मेज, मेज पे काम किया है। जर्मनी कैसा है, मजे वाला देश है। किसने काम किया, कॉल कोलिंस ने। कॉल कोलिंस ने जर्मनी पे काम किया। जर्मनी मजे वाला देश है, मजे वाला देश नहीं, मेज पे काम किया। ठीक। ह्यूगो डिवरीज, एच फॉर ह्यूगो डिवरीज, एच फॉर हॉलैंड। हॉलैंड पर इसने हौले हौले से दुआ निकलती है, आपने गाना सुना था ना शाहरुख खान का, हौले हौले से दुआ निकलती है, हौले हौले से प्राइम रोज निकलता है, इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है। ह्यूगो डिवरीज, हौले हौले, हौले हौले से इवनिंग प्राइम रोज। याद रखने का तरीका है। रिक टिसेमार्क, ऑस्ट्रिया, बचा क्या एक है तो ऑस्ट्रिया ही होगा। ऑस्ट्रिया, एरिक टिसेमार्क। टिसेमार्क याद रखो यार, क्योंकि कुछ याद रखनी है आपको, एग्जाम में लिखना है। ठीक है। शेर मार्क याद रखा, पता लगा टीसीएस, टीएस भूल गए, खत्म हो गया, टी भूल गए। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर ने वर्क किया था। ये आपका 1900 में जब ये पुलिस हुआ तो पता लगा लोगों के, अच्छा मेंडल ने जो वर्क किया था पैसम सा टाइम, वो तो बेहद ही इम्पोर्टेंट और बेहद ही जीनियस वाला काम किया था। तो उस समय लोगों को ध्यान आया मेंडल की, तब उस समय मेंडल को जेंटिस का फादर भी कहने लगे। ये सारी चीज़ें हमने इन पर एक इंट्रोडक्शन के रूप में, एक चैप्टर को समझने के लिए किसने किस पर वर्क बेस्ड है। देखो इस चैप्टर में आपको मेंडल के जैसा सोचना है, मेंडल के जैसे वर्क करना है, तभी आपको चैप्टर में फील आएगी, चैप्टर की फील लेनी है आपको। तो नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल ने वंशागत के क्या नियम लगाए, क्या तरीके थे, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। इस लेक्चर में जो नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक।